अभी कल मैंने एक बिहार की स्टोरी कवर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि बिहार का जो हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो कितना खराब हो चुका है। कल की कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कोई शहर जो कि बहुत हाईटेक है, दुनिया आज हम कह सकते हैं फॉरेंसिक और इतनी सारी चीजें आ गई हैं, सोशल मीडिया है, इसके अलावा मीन्स ऐसी कई सारी चीजें हैं, सर्विलांस का यूज किया जा रहा है, बहुत सी चीजें हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि मुजरिम का बच पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मात दे देते हैं। आज की कहानी जो है वो 23 अक्टूबर 2018 की है। बेंगलोर में एक कस्टमर केयर सेंटर है, कराईकल में, कराईकल कस्टमर केयर सेंटर। रात के लगभग 11:15 बजे वहां दो विजिटर आते हैं। वो विजिटर आते हैं और वो उस ऑफिस के पियोन से कहते हैं कि मुझे इस आदमी से मिलना है। किस आदमी से मिलना है वो आपको आगे स्टोरी में पता लगेगा। वो पियोन जो है वो 7th फ्लोर पे जाता है और जो एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉय से वो विजिटर मिलने आए थे उसके पास जाता है और बताता है कि आपसे दो विजिटर मिलने आए हैं। रात के लगभग 11:15 बजे थे। वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, रात के 11:15 बजे कोई अचानक मिलने आ जाए। लेकिन वो फिर खुद को संभालता है, क्योंकि कई बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि लोग उससे मिलने आते रहते थे। इसके बाद जो है वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वहां पे पहुंचता है जहां पे वो विजिटर बैठे हुए थे। वो देखता है कि दो काफी हेल्दी लोग, लंबे चौड़े और मीन्स हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फिट पर्सनैलिटी के लोग सोफे पे बैठे हुए थे। अब वो उनको देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जो लोग आए थे देखा उन्होंने भी नहीं था। फिर जो है उनमें से एक शख्स जो है अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। जब ये नाम सुनता है वो व्यक्ति जो कि एम्प्लॉय है कस्टमर केयर सेंटर में, जब ये नाम सुनता है वो अचानक से घबरा सा जाता है। अभी तक जो भी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दो विजिटर उधर बैठे थे और वो जो एम्प्लॉय था वो देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोनों के क्या कहा जाए। लेकिन जब उन दो में से एक उठता है और कहता है हेलो तरुण, इसकी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जो है जब वो व्यक्ति उससे हाथ मिलाता है तो वो उसके हाथ की उंगलियों को टटोलने लगता है। इसे समझ नहीं आता कि ये मेरा हाथ क्यों टटोल रहा है। ऐसा करते करते जो है वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो आदमी कहता है कि मिस्टर तरुण, आपका खेल खत्म हो चुका है, अब आप वापस अहमदाबाद चलिए। अब सवाल ये था कि एक तो मिस्टर तरुण, ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक जो है उसने जो नाम सुना था वो था परवीन भटेले। पिछले 15 सालों में जो हम कह सकते हैं जहां पे वो काम कर रहा था वहां पे लोग उसको जो जानते थे वो परवीन भटेले के नाम से जानते थे। और आज जो है वो 15 साल बाद जो है जिस नाम को उसने सुना था वो था तरुण। इन 15 सालों में जो है उसकी एक पहचान बन चुकी थी और वो पहचान यही थी परवीन भटेले के नाम से। चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो, ऑफिस के लोग हों, सबके सब जो है उसको परवीन भटेले के नाम से जानते थे। अब जब वो हाथ बढ़ाता है तो ये भी अपना हाथ बढ़ाता है और फिर जो है जो वो दो लोग थे उनमें से एक उसकी उंगलियां टटोलने लगता है।
वो उसके हाथ में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, और वो उंगली जो थी वो टूटी हुई थी। उसका कारण ये था कि ये एक तो वॉलीबॉल प्लेयर था, वॉलीबॉल का कोच था, और खेलते वक्त कहा जाता है एक बार उसकी उंगली टूट गई थी और जुड़ने में फिर कोई दिक्कत हुई तो वो ठीक से जुड़ नहीं पाई थी। जब वो हाथ मिलाता है तो हाथ की उंगलियां खोजते समय, सर्च करते समय जो है उसको वो उंगली मिल जाती है। फिर जो है वो दोनों शख्स तरुण को लेकर जो है, या हम कह सकते हैं कि परवीन भटेले को लेकर बिल्डिंग के नीचे आते हैं। बिल्डिंग के नीचे जब ये लोग उतर रहे होते हैं तो नीचे बेंगलुरु पुलिस की एक गाड़ी खड़ी होती है, और नीचे उतरते वक्त उनमें से एक शख्स जो है वो अपने अहमदाबाद के डीजीपी को एक मैसेज, एक टेक्स्ट करता है, मिशन इज सक्सेसफुल। अब सवाल ये है कि एक कॉल सेंटर में काम करने वाला शख्स, उसको रात के 12 बजे पुलिस क्यों उठाएगी? दूसरा सवाल यह है कि पुलिस जिसको तरुण बता रही है वो पिछले 15 सालों में 10 से 12 साल तो वो उसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, और 10 से 12 साल में उसका नाम वहां पे परवीन भटेले के नाम से जाना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को रात को 12 बजे उसको उठाना पड़ा? वो दोनों शख्स जो थे वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से थे और वो बेंगलोर आए थे इसी परवीन भटेले को उठाने। इसी शख्स की तलाश में आए थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच हुआ। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2003 को। 14 फरवरी 2003 की बात है। अहमदाबाद में दो हस्बैंड और वाइफ रहते थे। एक का नाम था तरुण धिनराज और पत्नी का नाम था सजनी। सजनी की अभी शादी के 3 महीने हुए थे। दिसंबर 2003 में इनकी शादी होती है। तरुण जो है वहीं अहमदाबाद में एक पीटी टीचर था और वॉलीबॉल का कोच था। इसके अलावा अगर सजनी की बात की जाए तो ये वहीं पे एक बैंक थी जिसमें ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। इसमें यह भी कहा जाता है कि इनकी शादी जो हुई थी वो घर वालों की मर्जी से हुई थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले कहते हैं कि इनकी फैमिली केरल में रहती थी, केरल से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से फिर अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें हो रही थी और फिर शादी हो गई। फिर तरुण रहने लगा अहमदाबाद में। तरुण अक्सर अपनी वाइफ से ये कहा करता था कि यहाँ पर जो है, क्योंकि वो वॉलीबॉल का कोच था तो कई बार जो है स्कूल में बच्चों को बाहर ले जाना होता था, कहीं दूर खेलने वगैरह बच्चे जाते थे तो तरुण को कई बार जाना होता था। तो वो अक्सर सजनी से ये कहा करता था कि घर पर अकेले मत रहना, यहाँ पे चोर उचक्के बहुत रहते हैं, कोई दिक्कत हो सकती है। जब भी हम घर पर ना हुआ करें तुम अपने मम्मी पापा के पास चली जाया करो या मायके चली जाया करो। एक बार ये भी कहा जाता है कि जो तरुण की वाइफ है वो अपने मायके जाती है और वहां से जब वापस आ रही होती है तो वो अपने फादर से कहती कुछ पैसे हैं, मुझे कार में पेट्रोल डलाना है। तो उनका ये भी सवाल आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? तो वो कहती हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 14 फरवरी 2003 की बात है ये। वो रात में अपनी बड़ी बहन से बात करती है, काफी लंबी बात चलती है और सब कुछ नॉर्मल होता है।
लेकिन उसके 2 घंटे बाद जो है तरुण सजनी के घर पर कॉल करता है और बताता है कि वो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते, तबीयत खराब है या जो कुछ भी वो बताता है किस वजह से तबीयत खराब है, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं घर वाले सब लोग, तब तक सजनी की जो है मौत हो चुकी थी। अब हॉस्पिटल में ये सब कुछ था, वहां से पुलिस बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, पुलिस बयान दर्ज करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसका जो गला था वो दुपट्टे से जो है गला घोट दिया गया था। इधर इतना सब कुछ हुआ था और घर में भी जो है काफी लूटपाट हुई थी, जेवर उवर गायब हो चुके थे। इसके अलावा जो है बहुत सी और भी चीजें जो थी वो हुई थी, काफी तोड़फोड़ हुई थी। तरुण जो है इसका इतना हाल खराब हो जाता है, इतना रोता है कि इसको जो है उसी दिन, कहते हैं 14 फरवरी 2003 को ये है, और उसी दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और कहते हैं कि इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसकी वाइफ को जो मुखाग्नि देनी थी वो इसके बड़े भाई ने दी थी। इसके बाद जो है तरुण का जो बड़ा भाई है वो 2 दिन बाद पुलिस को फोन करता है, बताता है कि तरुण भाग गया है। ये केस काफी हाईलाइट था उस वक्त और मीडिया में भी काफी सुर्खियों में था। अब जब ये बताता है कि तरुण जो है वो हॉस्पिटल से भाग गया है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतना हाईलाइट केस था और पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पुलिस को पहले ही तरुण पर शक था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लूटपाट हुई। और तरुण कहते हैं कि कई बार उसने बयान भी बदले, कई बार उसने कहा कि ये जो है नेचुरल डेथ है, फिर उसने कहा कि मीन्स लूटपाट हुई, ऐसी कई चीजें कहानियां वो बना रहा था। इवन यहाँ तक कि सजनी के जो घर वाले थे उन लोगों ने भी पुलिस पर सवाल उठाए कि इनका उसको भगाने में हाथ है। ये सारी चीजें चलती रहीं और धीरे धीरे जो है लगभग कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने के बाद जो है लगभग 3 साल हो जाते हैं, लेकिन 3 साल तक जो है कुछ नहीं होता है, ना तो तरुण का पता चलता है ना कुछ होता है। उस वक्त गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जो सजनी की फैमिली है वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाती है कि ये केस जो है ये पूरा अपना डेटा बताती कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और पुलिस जो इसमें कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ऑफिस से एडवाइजरी जारी होती है, एक लेटर लिखा जाता है पुलिस को, आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस केस को जो है हाई प्रायोरिटी पे रखा जाए। इसके अलावा 1 लाख का इनाम भी रखा जाता है। पुलिस हरकत में फिर से आती है, बहुत सारी चीजों पे हर एक एंगल से जांच की जाती है। ये भी होता है कि तरुण की फैमिली को भी कैप्चर मतलब अरेस्ट किया जाता है, उन्हें काफी समय तक जेल में रखा जाता है। फिर कहते हैं कि तरुण की फैमिली जो है वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है बाद में। जहां जहां तरुण की फैमिली रहती है वहां शादी वर्दी में पुलिस वाले भी लगाए जाते हैं, उनके नंबर्स को सर्विलांस पर रखा जाता है। मतलब पुलिस से जो कुछ भी हो सकता था वो करती है, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे एक जब पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो काफी टॉर्चर करता था, उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि तरुण का जो है शादी से पहले अफेयर था किसी लड़की से, उस लड़की से बात की जाती है तो वो लड़की बयान देती है कि हाँ तरुण ने जो है जब अपनी पत्नी को मार दिया उसके बाद वो मेरे पास आया था और उसने
शादी की बात की थी, लेकिन हमने मना कर दी। जब इस बात की जांच की जाती है तो लड़की का बयान सच निकलता है और उसको बरी कर दिया जाता है। फिर कहते हैं कि 2009 में एक बार जो तरुण जो है वो अपने फैमिली से मिलता है, और 2009 में जिस दिन तरुण मिलता है उसके अगले दिन ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और कहते हैं कि लगभग वही 6 साल बाद, 2003 का ये केस है, 6 साल बाद मिला था, उसके बाद मौत हो जाती है। पुलिस को लगता है हो सकता है यहां से कोई क्लू मिले। पुलिस मौत के वक्त जो जो भी लोग इकट्ठे होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान देती है, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। अब आ जाता है 2016। 2016 में जो है तरुण की माँ जो थी वो एक नर्स थी, और वो रिटायर हो जाती है अपनी नौकरी से, और मंदसौर एमपी में वो रहने लगती हैं। पिता की मौत हो चुकी थी। फिर एक खबर आती है कि जो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी उससे ये पता चलता है कि उसके कुछ दोस्तों ने जो है तरुण को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। और फिर खबर मिलती है कि उस वक्त जो है तरुण की माँ जो थी वो भी दिल्ली में थी। अब कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही थी। अब पुलिस को ये तो यकीन हो चुका था कि तरुण जो है वो जिंदा है। अब इसमें कोई शक किया नहीं जा सकता था कि क्योंकि हर जगह से ये मिल रहा था। ये सारी चीजें हो रही थी। लगभग 4000 फोन नंबर सर्विलांस पर थे। 5 राज्यों की पुलिस उन्हें खोज रही थी। तभी धीरे धीरे जो है 2018 आता है। 2018 में जो है पुलिस की टीम लगी हुई थी, सर्च कर रही थी। तरुण के भाई का जो नंबर है उसको भी सर्विलांस पे लगा रखा था। मतलब लगभग 4000 नंबर सर्विलांस पर लगे हुए थे। तरुण के घर पर जो भी कॉल्स आती थी सारी सर्विलांस पर थी। ये सारी चीजें होती रहती हैं। एक दिन अचानक से जो है करैकल कस्टमर केयर सेंटर से जो है तरुण की मां को कॉल आता है। जब करैकल कस्टमर केयर सेंटर से तरुण की मां को कॉल आता है तो पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक से जो है कोई कस्टमर केयर सेंटर से कॉल क्यों करेगा। देखिए, अब जो है कई बार आपने देखा होगा कि कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कभी आप आपने जॉब की है कस्टमर केयर सेंटर में तो बाकी अगर किसने की उससे पूछिएगा तो आपके पास कॉल्स आती थी कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए। पहले ऐसा होता था 2003 के आसपास। 18 तक भी हमें लग रहा है यही रहा। अब थोड़ा चीजें बदल गई। तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि करैकल कस्टमर केयर सेंटर ने जो है इनको कॉल किया। फिर जो है जो अहमदाबाद पुलिस है वो बेंगलोर पहुंचती है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। उसके बाद बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है। बेंगलोर पुलिस जो है वो करैकल कस्टमर केयर सेंटर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें जो है आपके एम्प्लॉयज की पूरी लिस्ट चाहिए। ये नहीं बताती कि किस लिए चाहिए, काम क्या है। वो कहते हैं कि हमारा एक रूटीन चेकअप होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए मुझे चाहिए। उनको लिस्ट दे दी जाती है। फिर उस पर पूरा देखा जाता है, सर्च किया जाता है। उसमें तरुण नाम का कोई भी शख्स, तरुण धिनराज के नाम से जो है कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं होता है। सारी की सारी मेहनत लगता है कि बेकार चली जाएगी। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर जो है एक नाम पे पड़ती है, और वो नाम होता है परवीन भटेले। अब इतना लंबा केस हो चुका था, 2003 से 2018 आ चुका था। पुलिस लगातार उस केस पे काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक एक नाम रटा हुआ था उन्हें। तो जब ये परवीन भटेले नाम सामने आता है तो उन्हें लग जाता है कि ये तो नाम कहीं ना कहीं सुना है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि इस
नंबर पर जो है या इस व्यक्ति से जो है तरुण की माँ की बात होती है। अब सवाल ये उठता है कि तरुण की माँ जो है वो परवीन भटेले और उसकी वाइफ से भी बात होती है, उनसे बात क्यों करेगी। इस पर पुलिस जब जांच करती है तो धीरे धीरे ये पता लगता है कि ये जो तरुण भटेले है कहीं यही सॉरी ये जो परवीन भटेले है कहीं यही तो तरुण धनराज तो नहीं है। फिर पुलिस कहती चलो रिस्क लिया जाए, क्या करोगे। फिर पुलिस खोज करती है और उसके बाद जो है जब गहराई से जांच होती है तो अब पुख्ता करने के लिए कई और चीजें देखी जाती हैं, तो पता चलता है कि उसकी जो रिंग फिंगर है वो टूटी हुई है। अब पुलिस ये भी सोचती है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। फिर वही एक प्लान बनाया जाता है कि 11:15 बजे उसके ऑफिस में पहुंचती है और फिर जो है उससे हाथ मिलाया जाता है, उससे कंफर्म किया जाता है कि हाँ उसकी फिंगर जो है वो टूटी हुई है और फिर वहां से उठाकर जो है उसको अहमदाबाद वापस ले आया जाता है। उसके बाद वो कबूल करता है कि हाँ उसने जो है रजनी की हत्या की। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि तरुण जो है वो परवीन भटेले कैसे बन गया। तो परवीन भटेले जो है वो अभी भी एक कोच हैं जो कि हरियाणा में बच्चों को सिखाते हैं। वो परवीन के बड़े पुराने मित्र थे, तो उन्होंने जो है एक एकेडमी शुरू की थी, एक कोचिंग वगैरह शुरू की थी। तो परवीन भटेले जो है वो परवीन भटेले थे और ये तरुण था। तरुण भी उनकी मदद किया करता था, साथ में इन लोगों ने काम किया था। तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, ये सारे उसने स्कैन कर लिए थे और खुद को नाम जो है वो परवीन भटेले दे दिया था। तो ये स्टोरी थी। धीरे धीरे सारे राज खुलते हैं और जिसके लिए अपनी वाइफ को मारा उससे तो शादी नहीं हुई। फिर ये जब बेंगलोर पहुंचता है फिर एक और लड़की इसको मिलते उसको बताता है कि मेरा कोई है नहीं, मैं अनाथ हूं। और फिर जो है ये उससे शादी कर लेता है। उसके बाद बताते हैं कि 2 इसके बच्चे भी होते हैं। अभी तक तो जेल में है, आगे क्या होगा समय और वक्त तय करेगा। तो ये थी आज की स्टोरी कि कातिल को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पुलिस उस तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर सर्च किया गया तो उनकी कोई तस्वीर ही नहीं थी। सोशल मीडिया पर वो थे ही नहीं, नामो निशान नहीं था उनका सोशल मीडिया के ऊपर। और मतलब 2018 आ चुका था और 2003 से 2018 15 साल हो चुके थे और अभी तक उनकी कोई तस्वीर नहीं, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ही फंसती चली जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो इतना मॉडर्न है, एक हम कह सकते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर में रह रहा है, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही थी। खैर अभी तो परवीन भटेले ना बोलकर तरुण जो है वो जेल में है। बाकी इसके बाद क्या होगा देखते हैं।